हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। साइंस का सीरीज चल रही थी जिसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, तो उसका संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भैया वो उसी वेग से जाएगा। तो कितना है उसका -2mv से वह वापस जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा सीधा। -2mv संवेग में परिवर्तन आएगा। हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल क्या होगी। तो हवा है, हवा में एक नियत ताप है, उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी। तो दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। दाब में वृद्धि के साथ क्या रहती है, समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो मतलब नियत ताप पर ध्वनि की चाल क्या रहती है, तो दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। जो हमारी संरचना है उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो जंतु कोशिका में द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली इन, हम कहाँ देख सकते हैं, तो हम इनको देख सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। कहाँ देख सकते हैं, जो संरचना के स्तर हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में इनको देखा जा सकता है। लकड़ी उदाहरण होती है, तो हमारी जो लकड़ी है वह कैसी होती है, वह अपारदर्शी होती है। कैसी होती है, लकड़ी उदाहरण होती है अपारदर्शी के। विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो जो विषाणु के द्वारा ऐसा कौन सा रोग दिया गया है जो कि विषाणु के कारण होता है, तो ये है हमारा मुख और जो खुर रोग होते हैं ये हमारे विषाणु के कारण होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये हमारे विषाणु के कारण होते हैं। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है, ये क्या है, एंथ्रेक्स। ये कैसे होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरिया के कारण। और जो एस्परजिलोसिस है यह होती है फंगस के कारण। एस्परजिलोसिस किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। और जो खुर और मुख वाले रोग होते हैं यह वायरस के कारण होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे जुगाली करने वाले होते हैं, जुगाली कौन करता है, गाय भैंस करती है ना। तो ये मतलब जो जानवर होते हैं उनके आमाशय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इनके आमाशय में सामान्यतः 4 कोष होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यह जुगाली करते समय कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। मीथेन गैस और कौन सी होती है, मार्श गैस भी कहा जाता है। जो गोबर गैस वगैरह में निकलती है उसे भी मीथेन गैस ही प्राप्त होती है। अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर और चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है। तो अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अधात्री। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधात्री कहा जाता है। अधात्री धरती से है तो अधात्री। मानव में मेरु जो तंत्रिका होती है उनकी संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में जो मेरु तंत्रिका पाई जाती है उसकी संख्या होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है, 31 जोड़ी होती हैं। अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, जो अमोनिया है उसका जलीय विलयन होगा NH4OH। क्या होगा, NH4 और OH अलग हो जाते हैं। तो अमोनियम विलयन कैसा होगा, तो अमोनियम विलयन होगा NH4OH। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में निम्न गुणों में से कौन सा सबसे उत्तरदायी होता है। जो हमारा एल्यूमिनियम होता है उसके जो बर्तन बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, खाना बनाने के, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या होता है, अच्छी ऊष्मा का चालक होता है। क्या करता है, ऊष्मा को अच्छे से चालन कर सकता है, तो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और इसका उच्च गलनांक बिंदु होता है, मतलब जल्दी नहीं गल जाता, तो उच्च गलनांक बिंदु होता है। और एक अच्छी उच्च मतलब ऊष्मा का चालक होता है। तो क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं क्योंकि ये अच्छा ऊष्मा का चालक होता है और एक उच्च गलनांक वाला बिंदु होता है इसके पास। निम्न धातुओं में से कौन सा ठंडे गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो ऐसा कौन सी धातु है जो कि ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करती, तो वो लोहा नहीं करता। कैसे नहीं करता, तो ठंडे या मतलब जो Fe है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातु में आमतौर पर नहीं दिखाई देता। तो ऐसा कौन सा गुण है जो कि धातुओं में आमतौर पर दिखाई नहीं देता, तो वो प्रकृति में धनात्व होते हैं। तो ये सही है भैया। वो मतलब क्या है, उनमें जब बजाते हैं ना तो उनकी आवाज़ आती है, जैसे कि ये वाली जो आवाज़ आती है ना,
वस्तु सोनरस कहा जाता है उनको, कि प्रकृति में धनवात्मक होते हैं, मतलब ध्वनि आती है, विद्युत चालन करते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वह विद्युत का चालन करती हैं, और लचीलापन उनमें होता है, मतलब क्या होती है, वह डक्टिलिटी उनमें होती है, लेकिन डलनेस नहीं पाई जाती, मतलब निरस्ता उनमें नहीं पाई जाती। यह सामान्यतः गुण नहीं पाया जाता, कौन सा, निरस्ता का। तांबा पदार्थ किसके साथ अपने चमक खो देते हैं और हरे रंग की परत बना लेते हैं। जो तांबा होता है, आपने देखा होगा तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर हरी कलर की परत आ जाती है और अपनी चमक भी खो देते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर कार्बोनेट है उनके साथ क्रिया करके ये क्या करते हैं, अब हरे रंग के बदल जाते हैं और अपनी चमक खो देते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट बन के क्या बन जाते हैं, मूल कॉपर कार्बोनेट बन जाते हैं और अपने रंग हरे रंग के हो जाते हैं और चमक खो देते हैं। तो मूल कॉपर कार्बोनेट। सभी खाद्य सामग्रियों में प्रथम कड़ी क्या होती है, तो हमारे सभी खाद्य पदार्थ हैं, सबसे पहले बनाने वाला आता है तो हमारे हरे पौधे आ जाएंगे। खाद्य सामग्री में सबसे पहले कौन होता है, हरे पौधे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है, तब उसकी चाल क्या होगी, तो हमारा कोई भी द्रव्यमान, मतलब एक वस्तु है वह गतिज ऊर्जा में चल रही है, उसका द्रव्यमान कितना है, तो 1 किलोग्राम है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, या फिर 1 जूल उसकी गतिज ऊर्जा है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल उसकी होगी 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। सोडा एसिड में आग कैसे बुझा जाती है, जो सोडा होता है वह एसिड से, सोडा एसिड से हम आग कैसे बुझा सकते हैं, तो ये क्या करता है, हवा की आपूर्ति को काट देता है। जो हमारे, देखो हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे जलने में सहायता करती है ना। तो जब हमारी ऑक्सीजन को हवा ही रोक देगा तो क्या होगी, वो नहीं जलेगा, सामान जलना रुक जाएगा। तो जो सोडा एसिड होता है ये क्या करता है, हवा की आपूर्ति को रोक देता है, तो इसलिए हमारी आग बुझ जाती है। एक विद्युत अपघट्ट क्या होता है, तो जो हमारा विद्युत अपघट्ट होता है वो क्या है, तो एक द्रव्य में जब धारा का चलन होता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। जब हमारे किसी भी विलयन में यदि हम विद्युत को प्रभावित करते हैं तो विद्युत का चालन होता है, उसे विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। जीन की संरचना इकाई कौन सी होती है, हमारे जो जीन होते हैं वह छोटे छोटे से डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो जीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, डीएनए है। जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है, इससे निम्नलिखित में से के साथ गतिशील कहा जा सकता है। तो जो हमारी कोई वस्तु है वह गति के साथ समय के सीधे समानुपाती है, मतलब समय के साथ वह गति कर रही है, तो वह कैसे गतिशील है, तो वह एक नियत चाल से गतिशील है। ग्रेट वियर क्या है, जो हमारा ग्रेट वियर है वह एक तारामंडल है। ग्रेट वियर क्या है, एक तारामंडल है ग्रेट वियर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती, तो ऐसा कौन सी जगह है भारत में जहां पर चक्रवात आने की संभावना कम होती है। जब चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो जहां पर ज्यादातर तटीय रीजन होता है वहां पर चक्रवात आते हैं। तो ऑप्शन में देखो मैंगलोर, चेन्नई, पुरी, ये सब हमारे सब तटीय हैं, लेकिन अमृतसर नहीं है। कहाँ पर आता है अमृतसर, पंजाब में आता है, तो वहां पर चक्रवात नहीं आ सकते या फिर संभावना बहुत कम होती है। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से सही बढ़ते क्रम में है, मतलब हमारी जो अम्लीय शक्ति होती है, मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, हमारे देखो सबसे पहले तो वाटर दिया है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, एसिटिक एसिड आएगा। फिर सबसे ज्यादा होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले हमारा अम्लीय, मतलब न्यूट्रल कौन है, तो जल है। उसके बाद हमारा अम्लीय होगा एसिटिक एसिड, उसके बाद ज्यादा अम्लीय होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। हमारे जो नमक होते हैं, आपने कभी अचारों में देखा होगा ज्यादातर नमक डाल दिया जाता है, तेल डाल दिया जाता है, ये क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। नमक हुआ, तेल वगैरह हुई, शक्कर भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। तो जो नमक है वह भोजन का संरक्षण किस विधि से करता है, तो यह लवणीकरण से करता है। क्या करता है, सॉल्टेशन से करते हैं, वो सॉल्ट ज्यादा कर देते हैं, सॉल्टिंग ज्यादा, तो उसका संरक्षण हो सकता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो हमारे सूर्य है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम थोड़ी ना जाके ऊर्जा देते हैं या फ्यूल देते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, हल्के हल्के नाभिकों का संयोजन होता है और एक बड़ा नाभिक बन जाता है। क्या होता है, संलयन विधि से सूर्य को ऊर्जा मिलती है, तो हल्के नाभिकों का संयोजन होता है। जब आप एक स्प्रिंग को संयोजित करते हैं, मतलब हमारी जो स्प्रिंग है हमने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा सा कर दिया, दबा दिया, संकुचित कर दिया, तो आप उस पर कार्य करते हैं और स्प्रिंग की प्रत्यास्था
स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम इस पे क्या होते हैं, जो उस पे स्प्रिंग की प्रत्यास्थता जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही हम उसको संकुचित करते हैं तो स्प्रिंग ऊपर चली जाती है, तो क्या होती है, उसकी जो प्रत्यास्थ गति स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब या ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण की फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो कोई दूर में वस्तु रखी हुई है और उत्तल दर्पण है। उत्तल मतलब क्या होता है, जो मतलब दोनों साइड से उठा होता है और बीच में उठा होता है, और दोनों साइड से जो उनके कोने होते हैं, किनारे होते हैं, वह छोटे होते हैं, मतलब पतले पतले होते हैं। तो जब हम दूर से लाई हुई वस्तु को क्या कर रहे हैं, फोकस की ओर ला रहे हैं, तो हमारा जो आकार है वस्तु का, प्रतिबिंब है, क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। दाब को मापने का यंत्र क्या होता है, तो हम किसी को दाब माप रहे हैं तो क्या होगा, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम गैस का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का। और जब हम वायु को मापने के लिए, वायु का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। तो जो विद्युत करंट होता है उसके ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग, या फिर उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोमीटर से हम पानी का घनत्व ज्ञात करते हैं। तो देखो, एनीमोमीटर से क्या होती है, ध्वनि की वेग को ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर से क्या होता है, मैनोमीटर से दाब ज्ञात किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को ज्ञात किया जाता है। एशियाटिक वन गधा कहाँ पे पाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला गधा होता है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे कक्ष के रण में पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। कहाँ पे पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह पाया जाता है। कोयला गैस किसका मिश्रण होती है, जो हमारी कोयला गैस होती है उससे मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और क्या होती है, हाइड्रोजन। तो मीथेन CH4 CO और H2 होती है कोयला गैस में। पानी का वेग मतलब ध्वनि का वेग पानी में क्या होता है, तो जो हमारी ध्वनि होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग वेग होगा। तो हमारी जो ध्वनि होती है उसका पानी में वेग कितना होता है, तो यह होता है 1500 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकंड। कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होते हैं, तो हमारे बल को हम कैसे याद करते हैं, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और उसका CGS मात्रक होता है डाइन। और कितने डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है, तो 10⁵ के बराबर 1 न्यूटन होता है। कितना होता है, 10⁵ के बराबर 1 न्यूटन होता है। निम्नलिखित आधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है, तो ऐसी कौन सी अधातु है जो कि तरल मात्रा में पाई जाती है, तो ये है ब्रोमीन, जो कि तरल मात्रा में पाई जाती है। आयोडीन कैसे होती है, यह धातु है और क्रिस्टल मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो सकता है, जिसमें आयंस हो, है ना, तो ऊष्मा को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमारे सबसे ज्यादा थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारे का। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है हमारा पारा। निम्नलिखित में से कौन भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है, तो हमारी जो भाप होती है उससे प्रतिक्रिया कौन करेगा बलपूर्वक, तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बलपूर्वक भाप से क्रिया करता है। मैग्नीशियम भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है, जो हमारा पित्त रस होता है इसको क्या कहा जाता है, वाइल जूस कहा जाता है ना। कौन बनाता है, यकृत बनाती है। कौन बनाती है, यकृत बनाती है। रखती कौन है, गॉल ब्लैडर रखता है इसको। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो जो हमारी लोहा होता है, आयरन में हम निकिल मिला देते हैं और क्रोमियम मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, स्टेनलेस स्टील बन जाती है। तो निकिल और क्रोमियम और आयरन का मिश्रण क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील कहलाता है। मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहा जाता है, हमारा जो मूत्राशय का खुला द्वार होता है उसे कहा जाता है मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। छिपकली, मेंढक और मुर्गी सभी क्या हैं, तो छिपकली, मुर्गी और मेंढक यह सभी क्या है, एक अंड प्रजक हैं। क्या है, अंडे से उत्पन्न होने वाले अंड प्रजक हैं, ओविपरस। निम्नलिखित में से ग्रह के किस युग्म में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो हमारे ग्रह हैं वह कई गैसों से मिलकर बने हुए हैं। तो ऐसा कौन से ग्रह हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो शुक्र और मंगल, जहां पर क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट्स है, किसका मात्रक है, तो हमारी दूरी का होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा क्या होता है, पार्सेक होता है। तो पार्सेक क्या है, दूरी का मात्रक है।
पृथ्वी में वायुमंडल समृद्ध होता है, तो ये तो सही है, क्यों है? लेकिन गुरुत्व के द्वारा, पृथ्वी के पास गुरुत्व है इसलिए वायुमंडल उपस्थित है। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है? जो हमारे प्रेरण होते हैं उसमें आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो दूरी से होता है। कैसे होता है स्थानांतरण? दूरी से होता है। आवेशों का स्थानांतरण दूरी से होता है। वॉल बेयरिंग क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वॉल बेयरिंग घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। देश में धन के सूचकांक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो किसी भी देश के पास धन का सूचकांक माना जाता है, तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि बताता है कि भैया ये बहुत ज्यादा धनी है? तो ये होता है सोना। सोना धन के रूप में सूचक बताता है। नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण हो जाते हैं? जो नागफनी होती है वह पानी को उड़ने से बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटे उत्पन्न कर लेता है, तो ये किसमें? पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। टाका तार किसका एक मिश्र धातु होता है? तो जो टाका होता है वह कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है टाका का तार। कॉपर और एल्यूमिनियम का टाका सोल्डिंग। पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? जो हमारा पित्त होता है वह होता है उत्पन्न कहाँ पे होता है? तो गॉल ब्लैडर में, क्योंकि इसने लिवर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन बनाता कौन है? लिवर बनाता है, लेकिन उसको रख कौन लेता है? गॉल ब्लैडर रख लेता है अपने पास। चालन संभवतः होता है, जो हमारा कंडक्शन होता है, किसमें पॉसिबल होता है? जब हमारी वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तथा उन्हें विभिन्न ताप पर होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? चालन हो सकता है। देखो हमारी जो एनर्जी होती है या फिर जो ऊष्मा होती है वह अलग अलग माध्यम से जाती है। तो चालन में क्या होता है? जब एक कोई धातु के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी कढ़ाई गैस पर रखी होती है, थोड़ी देर बाद आपका कढ़ाई को छूना तो क्या होगा? उसमें वो ऊपर तक गर्म हो जाती है ना, तो वो जो ऊष्मा का चालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? चलन विधि से हो रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है? चलन किस में होगा? तो धातुओं में होता है मेनली, और जब हमारी वस्तु के संपर्क में रखा जाता है और जब विभिन्न ताप होता है तभी चालन होता है। यदि दोनों जगह समान ताप होगा तो नहीं होगा चलन, अलग अलग ताप होना चाहिए तभी उनमें चलन होता है। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये होता है हमारा जनरेटर। जो हमारा जनरेटर होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। अब आता है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम एक सहजीवी जीव है। कैसा है? जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम। स्थिर बने रहने के लिए धातुओं में क्या होता है? जो हमारे स्थिर बने रहने के लिए धातुओं में होता है इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। तो स्थिर बना रहने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसमें नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? तो यदि हमारी धातु M में ऑक्साइड का सूत्र क्या है? M2O3, तो हमारा जो नाइट्राइड है उसका सूत्र क्या होगा? तो ये होगा Mn। क्या होगा? Mn होगा। नाइट्राइड के लिए सीधा Mn हो जाएगा, Mn। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट या तांबा सल्फेट विलयन के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्रतिक्रिया में क्या होगा? तो हमारी जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो इसमें हो जाता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि इसको कहा जाता है। निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? हमारा जो निषेचित अंडा होता है उसे कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है? जाइगोट। जब वो निषेचित हो चुका है तो क्या कहा जाएगा? जाइगोट कहा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो वो है हमारा सोना। क्या है? सोना। निम्नलिखित में कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो हमारा क्या है? सोना। निम्नलिखित में कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो ऐसा कौन सा दर्पण या लेंस है जो कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। उत्तल दर्पण क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। दूध और दूध के चूर्ण में मिश्रण या परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा दूध होता है उससे हम क्या बना देते हैं? दूध पाउडर बना लेते हैं। तो यह कैसा हो गया? तो इससे हमने क्या कर दिया? जल को निकाल दिया, तो जल निष्कासन हो गया। तो हमारा क्या बचा? सिर्फ सॉलिड बच जाता है। वे जीव जिनके केंद्रक या झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वे जीव जिनके केंद्रक तथा झिल्ली जो उनकी
मेम्ब्रेन होती है वो अनुपस्थित होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। देखो सेल दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक थी उनमें जो कोशिकांग थे वो अनुपस्थित मतलब अच्छे से विकसित नहीं थे, अनडेवलप्ड थे, उनमें मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती थी। और जो यूकैरियोटिक हैं वो अच्छी हैं, उनमें मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और अच्छे से हमारे सारे ऑर्गन बने हुए हैं, सब सेपरेट हैं। तो जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं है, केंद्रक, और वो अच्छे से अलग अलग झिल्लियों में व्यवस्थित नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीकैरियोटिक झिल्ली मतलब प्रीकैरियोटिक सेल कहा जाता है। आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली और दूसरी भूतरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी दीवार में वो क्या हो जाए? जो नुकीली है वो गजाएगी। तो पहली जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वह सबसे पहले जाएगी। अब आते हैं हमारे प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड, जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 के एग्जाम होते हैं उनकी साइंस। पहला क्वेश्चन, 500 चक्र ध्वनि के श्रव्य आवृत्ति के लिए मांडुलित तरंग आयाम में उपस्थित बाह्यक आवृत्ति क्या होगी? तो हमारे 500 चक्र ध्वनि के श्रव्य आवृत्ति में मांडुलित जो तरंग आयाम है उसमें उसकी बाह्यक आवृत्ति कितनी होगी? तो इसमें इंटू हो जाएगी, तो 50,000 साइकिल पर सेकंड, 50,000 साइकिल पर सेकंड इसकी पूरी आवृत्ति होगी। निम्नलिखित में कौन सा टाइफाइड का कारण बनता है? जो हमारे टाइफाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? जीवाणुओं के कारण होते हैं, जैसा बैक्टीरिया के कारण हमें क्या हो जाता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। वास्तविक जलोद्भिदों में रंध्र पाए जाते हैं। जो हमारे वास्तविक जलोद्भिद होते हैं पौधे जो कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र होते हैं। ये क्या करते हैं? तो किसी भी सतह पर नहीं होते, रंध्र उनमें नहीं पाए जाते हैं। जठर रस को रोकना, जठर रस, अग्नाशय रस और पित्त रस के स्रावण को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो जठर रस को रोकने का काम कौन करता है? तो ये करता है एंट्रोगेस्टेरॉन। कौन करता है? एंट्रोगेस्टेरोन करता है, क्योंकि गैस्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, तो एंट्रोगेस्टेरोन है जो कि क्या करता है? जठर रस को रोकता है। और जठर रस को प्रेरित करने वाला तो गैस्ट्रिन। पेनक्रियाज या फिर जो अग्नाशय रस होता है उसको जो रिलीज करता है उसको क्या कहा जाता है? पेनक्रियाओजाइम। पेनक्रियाओजाइम होता है जो कि क्या करता है? उसको प्रेरित करता है। और जो पित्तरस होता है उसको कौन स्त्रावित करता है? तो सीसीके उसको स्त्रावित करता है। तो हमारा देखो जठर रस को रोकने का काम कौन करता है? तो भैया एंट्री को रोक दिया, तो एंट्री ओ गैस्ट्रोस्टेरोन, ये गैस्ट्रोन यह उसको रोक देता है। फिर आता है गैस्ट्रिन, उसको जाने देता है। फिर पेनक्रियाओजाइम ये क्या करता है? पेनक्रियास को स्त्रावित करता है। और सीसीके ये क्या करता है? पित्तरस को स्त्रावित करता है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा सिल्क उत्पादन होता है? तो हमारे कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। रस्सियां या जो गलीचे बनाने हेतु कौन से रेशे का इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारी रस्सियां होती हैं या जो गलीचे होते हैं उनके लिए कौन से रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गलीचे और रस्सियां बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन। वायुमंडलीय दाब पर HF, H2S और NS3 के जो कथनांक होते हैं उनका सही क्रम लिखना है। तो कौन सा किसका कथनांक कितना ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा HF का कथनांक सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है NH3 का, और फिर उससे कम होता है H2S का सबसे कम होता है। अब आते हैं कॉपर पायरेट के निष्कासन के दौरान प्राप्त जो धातुमल होता है मुख्यतः किससे बना होता है? जो हमारा कॉपर पायराइट होता है उसके निष्कासन के बाद जो हमें धातुमल प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो FeSiO3 क्या होता है? धातुमल प्राप्त होता है कॉपर पायराइट के निकलने के बाद। एक यौगिक AXBY में क्या होगा? तो AXBY में क्या होगा एक यौगिक में? तो जो A के तुल्यांक इज इक्वल टू B के तुल्यांक बराबर होंगे और
ए एक्स बी वाई के तुल्यांक होंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, मतलब ए के तुल्यांक बराबर होंगे बी के तुल्यांक से और ये बराबर होंगे ए एक्स बी वाई के तुल्यांक से। एक पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु पड़ी हुई है और मान लो कि अचानक पृथ्वी का आकर्षण क्षमता खत्म हो जाती है, तो क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु पड़ी हुई है और मान लिया जाता है कि अचानक पृथ्वी का आकर्षण बल खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या होगा? तो जो वस्तु का भार है वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। अब आती है हमारी, यहाँ पर दो श्रेणियां दी गई हैं, इनका हमें चयन करना है। एक धातु है और उसका निष्कासन का जो प्रक्रम है वो है, मतलब उसको किस प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका। तो एल्यूमिनियम को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो जो एल्यूमिनियम है उसको हम यूज करते हैं वेयर प्रोसेस। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम होता है, उससे हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, मतलब सी आ जाएगा ए के लिए। आयरन को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो आयरन को हम बत्तिया भट्टी जो होती है बातें करते हैं, आयरन लोहे जैसी चुभती है, तो आयरन को हमने ऐसे याद किया था, बात्या भट्टी के द्वारा उसको निष्कासित किया जाता है। फिर आती है निकिल। निकिल में क्या होता है? निकिल को हम निकालते हैं कैसे? माण प्रक्रम के द्वारा। कैसे निकालते हैं? माण प्रक्रम के द्वारा निकाला जाता है। और डी कॉपर है, कॉपर को हम कैसे मतलब एक्सक्रीट करते हैं? तो इसको निकाला जाता है झाग प्रलवन के द्वारा। कैसे निकाला जाता है? कॉपर को निकाला जाता है झाग पल्लवन के द्वारा। देखो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी से है। एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को हम कैसे निकाले हैं? वेयर प्रक्रम से। हमारे जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं इसको हम ज़्यादातर वायर बनाने में भी यूज़ करते हैं, तो वेयर प्रक्रम के द्वारा निकालते हैं एल्यूमिनियम को। आयरन को कैसे निकालते हैं? तो लोहे की जगह, आयरन मतलब लोहा, लोहा कैसा होता है? ज़्यादातर बातें चुभती हैं लोहे की जैसे, तो बात्या भट्टी। फिर आता है निकल। जो हमारा निकल है वो ज़्यादातर क्या करता है? मंडराते रहता है, माण है या फिर उसका मंडल थोड़ा सा ऐसा ही है, मंडल है ना, तो निकल तो माण प्रक्रम के द्वारा। और जो कॉपर है वह झाग बनते हैं, तो झाग प्रलवन के द्वारा इसको निष्कासित किया जाता है। किस ताप पर हाइड्रोजन अणु का जो वर्ग माध्य मूल है उसकी चाल ऑक्सीजन अणु के 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा? मतलब जो हमारे हाइड्रोजन के अणु हैं वह ऑक्सीजन के अणु की जो कि 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसके जो चाल है उसके बराबर उसका वेग हो जाएगा। तो किस में होगा? तो उनका क्या वर्गमूल माध्य होगा? तो इसके लिए ताप की आवश्यकता होगी 20 केल्विन। कितने की आवश्यकता होगी? 20 केल्विन की आवश्यकता होगी हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे? तो 47 डिग्री सेल्सियस ताप पे होगी, जब दोनों के वर्ग माध्य मूल वेग हैं वह बराबर होंगे। मिथेनॉल जल एवं डाईमेथिल ईथर का कथनांक बिंदु क्रमशः मेथेनॉल का कितना है? 65 डिग्री सेल्सियस, जल का 100 डिग्री सेल्सियस, और जो डाईमेथिल ईथर है उसका है 34.5 डिग्री सेल्सियस है। तो कथनांक में इस विस्तृत परिवर्तन को सर्वाधिक अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो इसका जो परिवर्तन है सबसे अच्छे हम कैसे समझ सकते हैं? तो जो जल में मेथेनॉल है उसके हाइड्रोजन बंध कम हो रहा है, जबकि जो ईथर में है वह अनुपस्थित है। तो जल में क्या हो रहा है? मेथेनॉल में हाइड्रोजन बंध कम हो रहा है, इसलिए उसका कितना है? मेथेनॉल का 65 डिग्री सेल्सियस पर वह क्या हो जाएगा? कथनांक बन जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जबकि जो ईथर है उसमें यह अनुपस्थित है, इसलिए वह कैसा है? 34.5 डिग्री सेल्सियस पर ही कथनांक हो जाता है। और जल का कितना है? वो 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही। NI और M के मान 3py कक्षा के लिए होंगे। तो जो हमारे NI और M के मान 3py कक्ष के लिए होंगे, तो उपरोक्त दोनों n के लिए 3 होगा, L के लिए 1 होगा, और M के लिए क्या होगा? 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। पादप जो लवण युक्त मृदा में अनुकूल हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे पौधे जो कि लवण युक्त, मतलब जो सैलाइन सॉइल होती है उसमें भी अनुकूलित हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गूदेदार पौधे। क्या कहा जाता है? सर्कुलेंट्स कहा जाता है, जो कहाँ किस में होते हैं? लवणीय सॉइल में होते हैं। एक समानांतर पट्ट संधारिता को बैटरी में अवशेषित
आवेशित किया जाता है और आवेशन के बाद बैटरी को हटा देते हैं और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को कम कर देते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही होगा? मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक समानांतर पट्ट संधारिता को बैटरी से आवेशित किया जाता है। कैसे किया गया है? बैटरी से उसको आवेशित किया गया है। आवेशन के बाद बैटरी को हटा दिया जाता है और जो दोनों प्लेट हैं उनके मध्य की दूरी को कम कर दिया जाता है। तो क्या होगा, उनमें जो संधारित ऊर्जा है वह कम होती है। क्या होती है? उसमें जो संधारित ऊर्जा होने लगेगी वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, क्योंकि एक में है और एक में नहीं है। तो क्या होनी है? संधारित ऊर्जा कम होने लगेगी। किस तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनीय नहीं होता? तो किसी तत्व का ऐसा कौन सा गुण है जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता? उसकी संयोजकता वैलेंसी चेंज हो जाती है, उसका तुल्यांकी भार चेंज हो जाता है, लेकिन उसका परमाणु भार कभी चेंज नहीं होता। एटॉमिक वेट उसका परिवर्तित नहीं होता। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से क्या हो जाएगा? मतलब लिवर खराब हो जाएगा। तो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से लिवर सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? लिवर सिरोसिस हो जाता है। ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तन के पश्चात संचरण नहीं होता। क्यों? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको हम मतलब संचरण कर सकती हैं, लेकिन हम उनको विद्युत तरंगों में चेंज कर देते हैं, फिर उनका संचरण नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंटीना होती है उनकी ऊंचाई को अनेक बार बढ़ाना पड़ता है। तो हमारी जो ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तन के पश्चात संचरण नहीं होता, क्योंकि जो एंटीना होती हैं उनकी ऊंचाई को अनेक बार बढ़ाना पड़ता है। प्राकृतिक रेशा क्या होते हैं? तो ऐसा रेशा जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये हमारा सेल्यूलोज जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भी है। सिल्क का उत्पादन किया जाता है। जो हमारा सिल्क होता है वह लावा के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारा लार्वा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है क्या? सिल्क। लार्वा होता है उसके द्वारा क्या बनाता है? सिल्क बनाया जाता है। जो बनाते हैं कुकून, कुकून नहीं, जो हमारे हाँ कुकून होते हैं, कुकून बनने से पहले बनाते हैं, है ना, वो अपने लार्वा से पूरा रेशम बनाते हैं। अधिचर्मीय कोशिकीय भृत्ति में पाया जाने वाला बशीय पदार्थ कौन सा है? तो अधिचर्मीय मतलब एपिडर्मिस शेल वॉल में जो पाया जाने वाला बसीय पदार्थ है या जो हमारा फैटी सब्सटेंस है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्यूटिन। क्या कहा जाता है? क्यूटिन। तभी तो आप क्यूट लगते हो। जो हमारी एपिडर्मिस है, एपिडर्मल है, एपिडर्मल सेल है, उसमें जो पाया जाने वाला फैटी सब्सटेंस है वो क्या होता है? क्यूटिन होता है। क्यूटी, आप क्यूट लगते हो, क्यूटिन। एक समानांतर पट्ट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित कर दिया जाता है। फिर आवेशन के बाद बैटरी को हटा दिया जाता है। फिर यदि हम उनको पास में उनकी दूरी दो संधारित पट्टियों में से उनको पास कर दें तो क्या होते हैं? उनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होने लगती है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, उसी क्वेश्चन में आया है ना। तो एक समानांतर पट्ट में संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित कर दिया जाता है, फिर आवेशन के बाद बैटरी को हटा दिया जाता है तथा यदि एक परावैद्युतांक प्लेटों के मध्य रखी जाए तो निम्नलिखित में क्या कथन गलत हो जाएगा? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? परावैद्युतांक जो प्लेट है वह प्लेटों के मध्य रख रहे हैं, तो क्या होगी? जो हमारी संधारित ऊर्जा होती है वह है बढ़ नहीं जाएगी। तो ऑप्शन पहला गलत है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? विभवांतर कम होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा और धारिता भी बढ़ेगी। जो हमारी धारिता है, कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, उनका विभवांतर कम हो जाएगा और जो हमारी ऊर्जा है वो तो कैसे भी नहीं बढ़ेगी, तो ऊर्जा कभी बढ़ेगी नहीं। गंधक 2 क्लोराइड H2Cl2 तथा SCl2 बनाती है। तो SCl2 में गंधक की तुल्यांक भार 16 ग्राम हो तो H2Cl2 में गंधक का तुल्यांक भार कितना होगा? तो ये 32 होता है। कितना होता है? क्योंकि डबल ही हो गया है तो कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। बाष्पशीलता का सही क्रम क्या है? तो हमारी बाष्पशीलता का सही क्रम है कि जो हमारी पी नाइट्रोफेनॉल है वो पहले बाष्पित होगी, उसके बाद हमारी ओ नाइट्रोफेनॉल बाष्पित होगी। तो बाष्पीकरण का सही क्रम क्या है? तो पहले पी नाइट्रोफेनॉल, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? ओ नाइट्रोफेनॉल का होगा। समान ताप पर आदर्श गैसों के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? तो हमारे समान ताप पर जो आदर्श गैसें हैं उनके अणु के जो वर्ग माध्य मूल
वेग है उसमें क्या हो गया, जो अणु का भार है उसके वर्गमूल के विकरानुपाती होता है, तो हमारे अणु भार के वर्गमूल के विकरानुपाती होता है। पृथ्वी के भीतर अगर हर जगह गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान नियत चाहे तो घनत्व के और पृथ्वी के केंद्र में दूरी d से संबंध होगा है। पृथ्वी के भीतर अगर हम जगह गुरुत्वा मतलब एक तत्व पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान नियत हो और जो घनत्व है उसके पृथ्वी के केंद्र से दूरी d हो, तो इसका संबंध क्या होगा, तो d टेरिडोफाइटा और जो जर्मोस्पर्म्स हैं उनमें शर्करा स्थानांतरणकारी अवयव होता है। तो हमारे टेरिडोफाइटा में और जो जर्मोस्पर्म्स हैं उनमें जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें शर्करा जो स्थानांतरणकारी अवयव होता है वो क्या होता है, वह होती है चलानी कोशिकाएं। क्या होती हैं, चलानी कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे शर्करा का स्थानांतरीकरण करने वाला अवयव होती हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट का पालन करना सेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। यदि 1=3 हो तो कक्षा का L बराबर 3 हो तो जो कक्षा का प्रकार या संख्या होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी 5f7। कितनी होगी, 5f7 होगी यदि L में 3 होता है। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है, मतलब एंजाइम की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर होगी, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या उनकी होगी हमारे शाकाहारियों में। किस में होती है एंजाइम सबसे ज़्यादा, किस में होते हैं, शाकाहारियों में होते हैं। समाक्षी केबल में अभिलक्षणक प्रतिबद्धता का क्रम क्या होता है, तो जो समाक्षी केबल होती है उसमें अभिलक्षणक जो प्रतिबाधा होती है उसका क्रम क्या होता है, तो यह 270 ओमेगा होती है। कितनी होती है, 270 ओमेगा होती है। समाक्षी केबल की अभिलक्षणिक प्रतिबाधा का क्रम क्या होता है, तो 270 ओमेगा, ओमेगा नहीं ओम। संवाहिनी परतों में निम्नलिखित में से कौन से अंग द्वारा जल का संचरण होता है, तो जो संवाहिनी पादप होते हैं उनमें किस अंग के द्वारा जल का संचरण होता है, तो जाइलम के द्वारा, जो जाइलम ऊतक होते हैं उनके द्वारा जल का संचरण होता है। कैडियम सल्फाइड में जो कैडियम के निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयुक्त किया जाता है, जो हमारा कैडियम सल्फाइड है उसमें कैडियम का निष्कासन करना है तो हम कैडियम सल्फाइड से कैडियम का निष्कासन करेंगे। तो किस विधि से करते हैं, तो रोस्टिंग से या फिर भंजन से करते हैं। तो भाजन से क्या करते हैं, कैडियम सल्फाइड से हम कैडियम को निकालते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का किस बहुलक के निर्माण में उपयोग नहीं होता, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका हम किस बहुलक के निर्माण में उपयोग नहीं करते, तो इससे हम नायलॉन नहीं बनाते। नायलॉन 6 का निर्माण फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं करते। किस में करते हैं, और बेकिलाइट में हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, यूरिया रेजिन्स में करते हैं और मेलानिन रेजिन्स में भी करते हैं, लेकिन नायलॉन 6 में फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का प्रयोग नहीं किया जाता। सदिश 4i - 3j के लंबवत सदिश होगा, तो जो हमारा कोई भी सदिश राशि है 4i और -3j इसके लिए लंबवत सदिश क्या होगा, तो 6i होगा। कितना होगा, 6i होगा। कौन सा जीव मूरस अल्वा का जीवित रहता है, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो कि मूरस अल्वा पर जीवित रहेगा, तो ये रहेगा हमारा रेशम का कीड़ा। किस पर रहता है, मूरस अल्वा पर जीवित रह सकता है रेशम का कीड़ा। सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन कौन करता है, या सिल्क का उत्पादन तो हमारा कर्नाटक। रेशम मूरस अल्वा पर जीवित रह सकता है। 0.45 ग्राम अम्ल जिसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 90 होगा। पूर्णतः 0.5 न्यूटन NaOH के 20 मिलीलीटर द्वारा उदासीन होता है, तो अम्ल की क्षारता क्या होगी, तो अम्ल की क्षारता होगी -2। कितनी होगी, -2 होगी। कितने विलयन के साथ वह उदासीन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के 20 मिलीलीटर के द्वारा उदासीन हो रहा है, तो उसकी अम्ल की क्षारता कितनी होगी, -2 होगी। (36Kr) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 आर्गन As4s2 3d10 4p6 और
39वां इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से कौन सा उपकोष में प्रवेश करेगा? जो हमारा 39 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह जाएगा 4d में। किस में जाएगा? 4d में वह जाएगा। एक गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो गैस के अणु का किस तापमान पर वर्ग माध्य मूल वेग दुगना हो जाएगा? तो हमारी एक गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो गैस के अणु का किस तापमान पर वर्ग माध्य मूल वेग दुगना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस पर। कितना हो जाएगा? 819 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वर्ग माध्य मूल वेग है वह कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा या दुगना हो जाएगा। यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी के जो सतह पर औसत ताप क्या हो जाएगा? वह निम्न हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। निम्नलिखित वायनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? मेलामाइन एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। जो मेलामाइन है वो क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो ये सही है। मेलामाइन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो ये भी गलत, मतलब सही है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है मेलामाइन, और जो क्या करता है? बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। क्या है? मेलामाइन एक थर्मोप्लास्टिक है और जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। एक हवा संधारित्र जिसका मान 1 म्यू एफ है, तो ट्रांसफार्मर तेल जिसका पैरा विद्युतांक 3 है में डुबा दिया जाता है, तो इस तेल संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? तो वही होगी 3 म्यू एफ। क्या हो जाएगी? 3 म्यू एफ हो जाएगी। कोशिकाओं की परत जो कि एंडोडर्मिस एवं संवाहन पूल के मध्य रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो कोशिका की वह परत जो कि एंडोडर्मिस और जो संवाहन पूल होती है या फिर जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके मध्य रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पेरिसाइकल। क्या कहा जाता है? पेरिसाइकल या फिर परिरव्य कहा जाता है, परिरव्य कहा जाता है। जो कि किसके बीच में रहती है? एंडोडर्मिस और जो संवाहन पूल या फिर जो वस्कुलर टिश्यू के बीच में रहती है उसे कहा जाता है परिरव्य। एक वस्तु अनंत इस दूरी पर स्थित है, अवस्था में है, यदि उसे पृथ्वी पर उपग्रह बना दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि में कमी हो जाएगी? तो एक वस्तु है वह कैसी है? अनंत दूरी पर स्थित है, उसको हम अवस्था में चेंज करके उसको क्या बना रहे हैं? पृथ्वी का उपग्रह बना दिया जाता है, तो उसकी किस भौतिक राशि में परिवर्तन हो जाएगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या कम हो जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। लैक्टिलस भाग होते हैं, जो हमारे लैक्टिलस होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? जो लैक्टिलस होते हैं वह बसा के अपशोषण में भाग लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया धातुमल के निर्माण को प्रदर्शित करती है? तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो हमें बताती है कि यह धातुमल है? तो ये बताती हैं हमें FeO, SiO2, एरो से क्या बनेगा? FeSiO3 बन जाएगा। तो हमें धातुमल की अभिक्रिया को बता रही है। प्राकृतिक रबर में सदृश संश्लेषित बहुलक कौन सा होता है? जो हमारे प्राकृतिक रबर होती है वह किसका संश्लेषण होती है? वो होती है नियोप्रीन का। किसका होते हैं? नियोप्रीन का संश्लेषित बहुलक होती है प्राकृतिक रबर। स्पंज वास्तव में क्या होते हैं? जो हमारे स्पंज होते हैं वो एक प्रकार के जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं स्पंज। अब आते हैं पॉलीस्टीरीन, एक एकक है। जो हमारे पॉलीस्टीरीन्स हैं वो कौन से मोनोमर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे वाइनिल बेंजीन के, विनाइल बेंजीन के क्या होते हैं? एकक होते हैं या फिर पॉलीमर्स, मतलब मोनोमर होते हैं। किसके मोनोमर्स होते हैं हमारे पॉलीस्टीरीन? तो ये होते हैं हमारे विनाइल बेंजीन के। विनाइल बेंजीन, बिना बेंजीन के नहीं मिलेगी पॉलीस्टीरीन, तो पॉलीस्टीरीन किसके एकक होते हैं? तो विनाइल बेंजीन के। सुरभ जिसको क्या कहा जाता है? यूस्टिली कहा जाता है, किसका अभिलक्षण होते हैं? जो हमारे सुरंभ होते हैं वह होते हैं द्विबीजपत्रियों के। किसके अभिलक्षण होते हैं? द्विबीजपत्रियों के होते हैं सुरंभ। ज्यादा अच्छे से रम जाते हैं क्योंकि दो हैं, तो द्विबीजपत्रियों के क्या होते हैं? सुरंभ होते हैं। उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका द्रव्यमान एवं त्रिज्या क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या से आधी है,
तो होगा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण से। तो कोई भी एक ग्रह है जिसका गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या, तो हमारे उसका द्रव्यमान कैसा है और जो हमारी उसकी त्रिज्या है वो कैसी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो उसमें उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2g। कितना होता है, 2g उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। वह ताप ज्ञात कीजिए जहां पर हाइड्रोजन के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग मानक ताप दाब से दुगनी हो जाती है, वहां पर ताप मतलब दाब अपरिवर्तित रहता है। तो वो कौन सा है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं उनका वर्ग माध्य मूल वेग मानक ताप दाब से दुगना हो जाता है और दाब है वह अपरिवर्तित रहता है, तो वो होता है 1092 केल्विन। 1092 केल्विन। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन में क्वांटम संख्या की मान बताना है, तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम संख्या है उनका मान कितना होगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू +2 और s इज इक्वल टू +1/2। तो कितना होगा, तो ये होगा 1। कितना होगा, प्लस मतलब 1 होगा। बर्फ में हाइड्रोजन की बॉन्डों की लंबाई कितनी होती है, हमारे बर्फ होते हैं उनमें हाइड्रोजन के बॉन्डों की जो लंबाई होती है उनमें सहसंयोजन बंध से अधिक होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनकी लंबाई कैसी होती है, तो सहसंयोजन बंध होते हैं उनसे अधिक होती है उनकी लंबाई। कैक्टस के जो कांटे होते हैं वास्तव में क्या विकसित करते हैं, जो हमारे जो कैक्टस होते हैं या नागफनी के जो कांटे होते हैं वो उनकी पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। एक पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निम्नलिखित में से उपस्थित होगा, तो एक पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निम्नलिखित में से कितना उपस्थित होगा, तो इसमें होंगे 0.25 मोल ऑक्सीजन। 0.25 मोल ऑक्सीजन उपस्थित होगी इसमें। निम्नलिखित में से किस स्तर पर समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन होगी जिस पर जो समानांतर पट्ट संधारिताएं हैं उनकी धारिता निर्भर नहीं करेगी, तो दोनों प्लेटों की मध्य दूरी पर निर्भर करती है, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर करती है, दोनों प्लेटों के जो माध्यम होता है उस पर भी निर्भर करती है, लेकिन दोनों प्लेटों पर निर्भर नहीं करती। ग्राही तरंग पर एक आवृत्ति श्रव्य तरंगदैर्घ्य का अध्यारोपण क्या कहलाता है, तो एक ग्राही तरंग पर एक आवृत्ति श्रव्य तरंगदैर्घ्य का अध्यारोपण क्या कहलाता है, यह कहलाता है मेडुलन। क्या कहलाता है, मॉडुलन कहलाता है। मॉडुलन कहलाता है या फिर मॉडुलेशन कहलाता है। मॉडुलन नहीं, मॉडुलेशन कहलाता है कि एक ग्राही तरंग पर एक आवृत्ति श्रव्य तरंगदैर्घ्य का अध्यारोपण क्या कहलाता है, मॉडुलेशन कहलाता है। रेनिन कार्य करता है, जो हमारे रेनिन होते हैं वह किस पर कार्य करते हैं, तो यह वन से जो 3 pH होता है उस पर कैसीन को कैल्शियम पैरासाइसिनेट में चेंज करते हैं। जो रेनिन होता है वो क्या करता है, रेनिन का काम होता है दूध का जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ना, है ना। तो जो हमारा रेनिन होता है वह दूध के कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ता है, लेकिन कितना pH जरूरी होता है इसके लिए, 1 से 3 pH पर कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। ये दिया गया है क्वेश्चन जो कि हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। मोती बनाने वाली जो भारतीय जीव है वो कौन सा है, तो मोती बनाने वाला जो भारतीय जीव है उसे कहा जाता है पी बुल्गैरिस, या पी बुल्गैरिस उसको कहा जाता है, जो कि क्या बनाता है, मोती बनाता है। पी बुल्गैरिस बोरी से बनाता है, तो पी बुल्गैरिस क्या बनाता है, मोती बनाने वाला भारतीय जीव है। जब सल्फाइड अयस्क का भंजन किया जाता है तो सामान्यतः क्या प्राप्त होता है, जो हमारे सल्फाइड अयस्क हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, भंजन कर देते हैं, रोस्टेड कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, तो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। n = 6 और m = 0 के साथ यदि p कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यदि हमारे n में 6 हैं और m में 0 हैं तो हमारे p में कितने उपस्थित होने चाहिए, 2 उपस्थित होंगे। 2 तार संचरण लाइन में शक्ति का प्रवाह होता है, जो हमारे 2 तार हैं उनमें संचरण लाइन में शक्ति का प्रवाह कैसे होता है, तो चालकों के बाहर होता है। जो हमारे 2 तार संचरण लाइन में शक्ति का प्रवाह कैसे होता है, तो चालकों के बाहर होता है। किसका, शक्ति का प्रवाह कैसे होता है, चालकों के बाहर होता है। मज्जा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, जो हमारी मज्जा होती है
वो किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो यह होती है भरण विद्युतक के द्वारा। भरण या फिर भरण विद्युतक के द्वारा या फिर ग्रैंड मेरिस्ट्रीम मेरिस्ट्रीम के द्वारा यह बनाई जाती है। होंठ में सूजन, हाथों की त्वचा एवं टांगों में ज्यादा वर्णकों का जमा होना एवं किस रोग का कारण होते हैं? तो हमारे होंठों में सूजन आ जाना, हाथों की त्वचा और जो टांगों में ज्यादा वर्णकों का जमा हो जाना, ये क्या बताता है? ये बताता है हमें निकोटिनामाइड जो पेलेग्रा हो गया है। इसमें क्या हो गया है? निकोटिनामाइड पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं। किसके सिम्टम्स हैं? ये पेलेग्रा के हैं, जो कि निकोटिनामाइड के द्वारा होता है। निकोटिनामाइड पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं। यदि स्रोत सूर्य की दिशा के विपरीत होता है और उसकी दूरी 75 मीटर से भी अधिक होती है तो मधुमक्खी किस तरीके से सूचना का आगे संचरण करेंगी? तो यदि स्रोत सूर्य की दिशा के विपरीत है, कैसा है? सूर्य की दिशा के विपरीत है तथा उसकी दूरी 75 मीटर है और उससे अधिक है, तो जो मधुमक्खी है वह कैसे संचार देंगी? तो वह देंगी अप राइट डाउन टेल बेविंग डांस द्वारा। अप राइट डाउन टेल बेविंग डांस के द्वारा वह क्या देंगी? संकेत देंगी। अप राइट डाउन टेल बेविंग डांस के द्वारा मधुमक्खी संकेत देंगी। आते हैं निम्नलिखित में से किस में भ्रूण पाया जाता है? तो जो भ्रूण होता है वह पाया जाता है बीज में। किस में पाया जाता है? बीज में यह पाए जाते हैं। 0.5 ग्राम क्षार पूर्णतः 0.2 N अम्ल में 100 मिलीमीटर द्वारा उदासीन हो जाता है तो क्षार का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो ये होगा हमारा 25। कितना होगा उसका तुल्यांकी भार? 25 होगा। पी नाइट्रोफेनॉल का कथनांक ओ नाइट्रोफेनॉल की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो जो हमारा पी नाइट्रोफेनॉल है उसका कथनांक ओ नाइट्रोफेनॉल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पी नाइट्रोफेनॉल होते हैं उसमें अंतरा गुणक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारे पी नाइट्रोफेनॉल होता है उसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेशा है जो कि पॉलीएमाइड होता है? तो ऐसा कौन सा रेशा है जो कि पॉलीएमाइड है? तो ये है हमारा नायलॉन 6 जो कि हमारा पॉलीएमाइड होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी धातु जैसे कॉपर या आयरन के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल के संदर्भ में सत्य है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो कि हमें किसी धातु जैसे कॉपर आयरन के निष्कर्षण के दौरान धातुमल के संघर्ष संदर्भ में सत्य है? तो ये है हमारा धातु की तुलना में यह क्या होते हैं? धातुमल हल्के होते हैं और इनका जो गलनांक होता है वह कम होता है। तो धातु की तुलना में जो धातुमल होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और उनका गलनांक भी कम होता है। यदि दिए गए तीनों सदिशों में आर ओ ए ओ बी और ओ सी का मान समान हो तो सदिश योग का मान क्या होगा? तो इनका मान क्या होगा? 1.√2 कोष्टक आर। कितना होगा? 1 प्लस रेशियो 2 कोष्टक आर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है, क्योंकि जो हमारे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है वह सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है, क्योंकि जो इनका यह सभी कणों के बीच सभी दूरियों के लिए ब्रह्मांड में सभी जगह लागू होता है। क्या होता है? हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह हमेशा क्यों मान्य है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों कहलाता है? क्योंकि यह सभी कणों के बीच सभी दूरियों के लिए सभी ब्रह्मांड की सभी जगहों पर लागू होता है। गैस के अणु का तापमान, गैस के अणु का ताप T पर वर्ग माध्य मूल वेग VRMS है, तो वर्ग माध्य मूल का एक निश्चित दिशा में वेग क्या होगा? तो यदि हमारे एक गैस के अणु का ताप T है उसका वर्ग मध्य मूल वेग VRMS है, तो उसका वर्ग माध्य मूल का निश्चित दिशा में वेग क्या होगा? तो इसका वेग होगा VRMS y√3।
एक समानांतर पट्ट संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाता है और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को कम करते हैं, तो कौन सी राशि संधारित्र में समान रहेगी? तो दो संधारित्र पट्टिकाएं हैं, उनमें बैटरी से जोड़ा जाता है, फिर दोनों की प्लेटों की मध्य की दूरी को कम कर दिया जाता है, तो इसमें क्या समान रहेगा? तो उनका जो विभवांतर है वह समान रहेगा। अब आते हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें, सोडियम पोटेशियम धातु को बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, तो इनको किस में रखा जाता है? जो हमारे सोडियम होते हैं, पोटेशियम धातु होती हैं, यह बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इनको किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होते हैं? जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ये क्या करती हैं? यह ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती हैं। तो हमारी जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से अनेक अंगों के भागों तक लेकर जाती हैं। ठंडी हवा जो कि भूमि में समुद्र की ओर चलती है, तो ये क्या कहलाती है? तो जब हमारी ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो इसे कहा जाता है थल समीर। क्या कहा जाता है? थल समीर इसको कहा जाता है। निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो ये है हमारा वीनस और यूरेनस। ये क्या करते हैं? हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक बल्ब है, उसमें एक पतला सा तार है जो कि कब जलता है? जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। वो लघुत्तम ताप अंतराल जिसमें सामान्य रूप से उपस्थित घड़ियों में मापा जा सकता है, तो ऐसा कौन सा सबसे कम समय अंतराल होता है? लघुत्तम समय अंतराल है जिसको हम घड़ियों में नाप सकते हैं, तो इसको हम 1 सेकंड को हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। 6 से 8 साल की आयु के बीच के बच्चों के जो दांत होते हैं वह गिर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 8 से जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है दूध के दांत। पेरिस्कोप एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जो हमारे पेरिस्कोप होता है उसमें समतल दर्पण लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? समतल दर्पण लगे होते हैं, और जो समरीन वगैरह होती हैं इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। मौसम पूर्वानुमान किसका प्रयोग करते हैं? जो हमारा मौसम का पूर्वानुमान लगाना है वह सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लेकिन दिया नहीं। इसमें क्या है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? जो सूर्य है उसकी जो ऊष्मा है हम तक कैसे पहुंच रही है? विकिरण के द्वारा। किसके पहुंच रही है? विकिरण के द्वारा यह हम तक पहुंचती है। ऊन कटाई किस प्रक्रिया को दर्शाता है? जो ऊन है, ऊन की कटाई क्या कहलाता है? तो हम इसमें क्या करते हैं? जो ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की हल्की परत को हटा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऊन कताई कहा जाता है। पुल और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी हमारे पुल होते हैं, गाड़ी होते हैं, उनमें जो लोहा लगाया जाता है उसमें क्या करते हैं? हम जिंक की कोटिंग करते हैं उसे संरक्षण करने के लिए और उसे जंग लगने से बचाने के लिए उसमें एक किया जाता है। जो टार्च होती हैं इसका प्रयोग हम किस में कर? जो हमारे टार्च होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो टार्च में लगा होता है अवतल दर्पण। कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारे जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? बड़ी शीघ्रता से क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका जो प्रज्वलन ताप होता है वह कम होता है, इसलिए वह जल्दी जल जाते हैं। प्रज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। जब मृदा में बालू के कण बड़े कणों से ज्यादा अनुपात होता है, तो हमारे जो बालू होते हैं, मृदा में जो बालू के कण होते हैं उनका ज्यादा अनुपात होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बालुई मृदा। क्या कहा जाती है? बालुई मृदा कही जाती है। WWTP का विस्तृत रूप क्या होगा? तो WWTP हो जाएगा वर्ल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। विद्युत प्रतिरोध को निम्नलिखित इकाई से मापा जाता है। जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है हम उसको ओम से ज्ञात करते हैं। परीखा, चेन पंप और जो ढेकली है और राहत है वो क्या है? तो ये सिंचाई की वो है प्राकृतिक तरीके हैं। तो हमारी परीखा, चेन पंप, ढेकली और जो राहत है ये क्या है? हमारी सिंचाई की पारंपरिक तरीके हैं।
आर्तव काल दिनों डैश दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। जो आर्तव काल है वह कितने दिन तक रहता है? तो 2 से 7 दिन तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त कर देता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करने वाली दी गई दवा निम्नलिखित या अलग अलग रोगों का उपचार करती है। तो विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करने वाली जगह कैसे सूक्ष्म जीवों को मारने वाली है, तो एंटीबायोटिक होगी। क्या होगी? एंटीबायोटिक्स। भूजल का डैश प्रक्रिया द्वारा पुनः भरण किया जाता है। जो हमारी भूजल है या जो धरती है हम उसका पुनः भरण कैसे करते हैं? तो अंतरा स्पर्दन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? अंतः स्पर्दन के द्वारा किया जाता है, स्पंदन के द्वारा किया जाता है। अंतः स्पंदन के द्वारा हम धरती का क्या करते हैं? पुनर्भरण करते हैं। लाइकेन जिसके बीच का सहजीवी संबंध है। तो हमारा जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है। निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो हमारी मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नमक में पानी का घुलना ये भी हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन इन्हें आंसर तो गलत दिया है, तो ये क्वेश्चन देखो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता। और लकड़ी के टुकड़ों को काटना भी क्या है? उसका भौतिक परिवर्तन है। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से जो बनने वाला उत्पाद होता है वो क्या होता है? जो हमारे खमीर होते हैं, ईस्ट वगैरह होते हैं, वह उसमें अवायवीय श्वसन होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनती है। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। तो प्लीज़ यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।